हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं 9th क्लास की पास्ट की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। एनसीईआरटी बेस्ड है ये, और ये पास्ट की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेसन की पार्ट 1। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm। देखो, इसमें डेट्स दी गई हैं और जो कि डेट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। इसमें आपके एग्जामिनेशन व्यू से देखते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये डेट पूछी जाती हैं, और अगर आप सी टेट एच टेट का एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं तो उसमें भी ये डेट्स जो हैं काफ़ी बेनिफिट देती हैं आपको। चलो अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में स्टेट ऑफ अलार्म, अलार्म होता है डर का वातावरण, ठीक है, डर भय, मतलब चारों तरफ डर ही डर आतंक नज़र आ रहा था। 14 जुलाई 1789 को, यानी 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में डर का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रोप्स टू मूव इनटू द सिटी। ट्रोप्स होता है सैनिक। जो राजा था उसने सैनिक को कमांडेड, आदेश दिया हुआ था कि वो शहर के अंदर जाएं। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens। देखो, रूमर्स का मतलब होता है अफवाहें फैल रही थी चारों तरफ कि जो राजा है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा कि वो जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उन पर आक्रमण कर दे, उन पर फायर कर दे। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। इस डर की वजह से उस शहर में रहने वाले, फ्रांस में रहने वाले 7,000 मैन एंड वुमेन एक साथ गैदर्ड हुए इन टू फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, टाउन हॉल के सामने, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटीज। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का अपना एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। उन्होंने जो 7,000 मैन एंड वुमेन का जो ग्रुप बना, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो भी वहाँ का राजा है, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है फ्रांस में, वो उसका मुकाबला करेंगे। और उस मुकाबले के लिए उन्हें आर्म्स यानी कि हथियार चाहिए थे। तो वो हथियार कहाँ से लाते? उन हथियारों को ढूंढने के लिए उन्होंने फ्रांस की नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट सरकारी बिल्डिंग्स थी, जहाँ से उनको लग रहा था कि हमें हथियार मिल जाएंगे, उन्होंने उनको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉयर कर दिया, ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया उनको। Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the forest prison, the Bastille। और आखिर में क्या हुआ? एक सैकड़ों लोगों के समूह ने क्या किया? several hundred people ने क्या किया कि वो पूर्व साइड से आए और उन्होंने जो फोर्टेस्ट था, मतलब जो बास्टल का किला था, उसे तोड़ दिया। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डर्ड एमनेशंस। उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा होप थी, संभावना थी कि उन्हें वहाँ पर हथियार मिल जाएंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टिल वाज किल्ड। क्या हुआ कि जब हथियारों की लड़ाई आपस में लड़ी गई तो जो बास्टल किले का, फोर्ट का कमांडर था, was killed, वो मारा गया। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड थ्रो देयर वर ओनली 7 of them। और उसके जेल में जो कैदी थे, प्रिजनर थे, वो ओनली 7 थे। उनको क्या हो गए? वो लोग रिलीज हो गए, मतलब वो भी भाग गए वहाँ से। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। देखो, जो बास्टिल का किला था वो hated by all, सबकी तरफ से नफरत वाला था। नफरत करते थे लोग बास्टिल के किले से। क्यों करते थे? क्योंकि फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग, क्योंकि वो राजा की क्या थी? केंद्र बिंदु थी। द फोर्टेस्ट वास
demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep the souvenir of its the destruction। देखो क्या हुआ, जब वो किला डिस्ट्रॉयर किया गया तो उसके जितने भी डोमलिस्ट स्टोन थे, उसके जो पत्थर थे, उनको मार्केट में बेच दिया गया। और मार्केट में बेचने पर ये उन लोगों ने खरीदा जो कि इसको अपने पास रखना चाहते थे। देखो इसमें क्या है, टू कीप द सोमनियर। सोमनियर मतलब होता है स्मृति चिन्ह, अपनी रिमेम्बरेंस मतलब अपनी याददाश्त के लिए उसको अपने पास रखना चाहते थे। ऐसे लोगों ने मार्केट में उसको खरीद लिया। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको सबसे बड़ी बात कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर मुझे मोटिवेशन देगा। The day that followed saw more rioting both in the Paris and the countryside। देखो अब यहाँ पर आगे ये बताया हुआ है कि कुछ दिन तक, द डेज दैट फॉलोड, कुछ दिन तक रोइटिंग का मतलब होता है दंगा फसाद होते रहना। पेरिस के अंदर दंगा फसाद होता रहा। एंड द कंट्री साइड, जो उसके आसपास के एरिए थे, वहाँ पर भी मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। देखो जब कभी भी कोई युद्ध होता है या कोई भी प्रॉब्लम देश के अंदर आती है तो सबसे पहले क्या होते हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। जितनी भी हमारी नेसेसरी गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर अभी एट प्रेजेंट हम देखें तो कोरोना पेंडेमिक्स की वजह से जितने भी प्राइसेस हैं, जितनी भी हमारी नेसेसरी गुड्स हैं, एज फ्रूट्स हो गया खाने के लिए या अदर जितनी भी थिंग्स है, तो उनके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया कि जो ब्रेड डबल रोटी के जो प्राइस फ्रांस में बढ़ गए, उसके लिए लोगों ने विरोध किया। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम। अगर हम इस बात को देखते हैं कि जो हिस्टोरियन है, हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने पहले से ही ये देख लिया कि दे सा इट एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट अल्टीमेटली लीड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी चेन ऑफ इवेंट्स हो रही हैं, ये इसलिए हो रही थी कि जो फ्रांस का राजा था उसको हटा दिया जाए, एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोग जो थे, वहाँ की जो पब्लिक थी, वो पब्लिक जो थी राजा के काम से खुश नहीं थी। Though most people at the time did not anticipate this outcomes। क्योंकि क्या है कि कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो राजा जिससे प्रजा खुश ना हो और वो राज करे। ठीक है, यहाँ पर जो एंटीसिपेट दिया हुआ है, एंटीसिपेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट। मतलब पहले से ही जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपने अनुभव से ये अनुमान लगा लिया था कि ये जितने भी चेन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि फ्रांस के राजा को हटा दिया जाए। ठीक है, थ्रो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट द आउटकम्स। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। अब कैसे और क्यों ये सब घटित हो गया, मीन्स कैसे और क्यों फ्रांस की क्रांति हुई। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पिक्चर में क्लियर दिखाया हुआ है आपको। ये जो पिक्चर है ये डिस्ट्रॉयरनेस की है, जो बास्तिल का किला जिसके अंदर एक प्रिजन था, जेल था, जिस पर 7,000 मैन एंड वुमेन ने क्या किया, गैदर्ड होकर एक ग्रुप बनाया और इसको डिस्ट्रॉयर कर दिया। डिस्ट्रॉयर किस लिए किया था? क्योंकि उनको मतलब उनको खुद से लग रहा था कि इसके अंदर उनको काफ़ी सारे हथियार मिल जाएंगे। उनको होप थी कि यहाँ से हथियार मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने इस पर क्या किया, आक्रमण किया और इसको डिस्ट्रॉयर कर दिया। देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टल। सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बास्टल आर्टिस्ट मेड द प्रिंट कमेटिंग द इवेंट। अब देखो इसमें क्या है, जब ये बास्टिल के जिले पर डिस्ट्रॉयर किया गया तब उसके बाद जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने इस पर काफ़ी सारे चित्र बनाने जो थे वो शुरू कर दिए। अब देखो नेक्स्ट,
फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी, समाज था, वो क्या था? ठीक है, फ्रांस का समाज कैसा था? इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बुरबॉन फैमिली ऑफ किंग्स असेंट द थ्रोनिक ऑफ फ्रांस। इन 1774 में लुइस 16 जो है वो बुरबो फैमिली में पैदा हुआ। He was 20 year old and married to the Asturian princess Marie Antoinette। देखो, वो 20 साल का था तो उसकी शादी जो थी ऑस्ट्रेलिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट उसके साथ हो गई। अपॉन दिस असेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जैसे ही वो राजा बना तो उस समय पर युद्ध होने की वजह से जो उसको राजकोष मिला वो सारा क्या था? एम्प्टी था, खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वार एंड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन फ्रांस। लंबे सालों तक, ज़्यादा सालों तक युद्ध चलने की वजह से फ्रांस की जितने भी रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनसे मनी अर्न की जा सकती थी, वो सारे के सारे क्या हो चुके थे? ख़त्म हो चुके थे। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट ऑफ द इम्सेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। देखो, वर्साइल में जो राजा का महल था उसकी देख रेख करने में भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। देखो, फ्रांस में जो लुइस 16 था उसने अपने अंडर क्या किया? अमेरिकन कॉलोनी में 13 ऐसे कॉमन राज्य थे, मतलब कॉमन आप कह सकते हो एनमी टू ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के अधीन थे, उन्हें उन कॉलोनीज़ को 13 कॉलोनीज़ बोल सकते हो आप, उपनिवेशों को उसने क्या किया? आज़ाद करवा दिया, इंडिपेंडेंट करवा दिया। द वार एडिड मोर देन $1 billion टू अ डेबिट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। देखो, उस समय पर जब ये युद्ध हुआ, वार हुआ, तो लीवर एक मुद्रा होती है, जैसे आजकल रुपीस चल रहे हैं करेंसी में, वैसे उस टाइम पे लीवर चलती थी, जिसमें कि क्या है 2 मिलियन और 2 बिलियन जो था डेबिट, मतलब कि उसके ऊपर ऋण चढ़ा हुआ था। लैंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। अगर कोई किसी से लोन ले लेता तो उससे 10% जो था वो ब्याज चार्ज किया जाता था, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था। सो द फ्रांच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट टू इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। इसलिए क्या हुआ कि जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने एक नया बिल पास किया जिसके अकॉर्डिंग उसने इंटरेस्ट जो था वो और भी ज़्यादा कर दिया टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। जिससे क्या हुआ कि रेगुलर एक्सपेंसेस होने लगे, सच एज द कॉस्ट मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्क इन डिस्ट्रेस। देखो, कोर्ट के खर्चे बढ़ने लगे, आर्मी जो सेना फ्रांस की बनी हुई थी उसके खर्चे बढ़ने लगे, तो ये सारे खर्चे सरकार ने कहाँ से निकाले? इंक्रीज इन टैक्स। उसने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिए। येट इवन द मीजर वुड नोर हैव सफर्ड फ्रांस सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू अ 3 स्टेट। इस तरह से 18th सेंचुरी के अंदर जो फ्रांस था वो 3 स्टेट में डिवाइड हो गया। एंड ओनली मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड द टैक्स। और जो थर्ड स्टेट थी ओनली वही क्या कर रही थी? टैक्स पे कर रही थी। मीन्स 3 स्टेट में फ्रांस डिवाइड हुआ, बट जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी वो टैक्सेस पे नहीं कर रही थी, ओनली जो थर्ड स्टेट थी वो टैक्सेस पे कर रही थी। द सोसाइटी ऑफ द स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम एंड डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब देखो, जो ये सोसाइटी में ये सिस्टम चल रहा था, ये सारा का सारा सिस्टम जो था वो फेडरल सोसाइटी में चल रहा था। ठीक है,
देखो फेडरल मतलब होता है सामंतवाद। उस टाइम पर सामंतवाद चलता था। सामंतवाद क्या होता है? फेडरल सिस्टम मतलब जहाँ पर एक रिच पर्सन होता है और उसी की चलती है और वही लोगों को पैसे देता है। द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले जो है पुराना ही जो भी सिस्टम था गवर्नमेंट का वही चल रहा था। फिगर 2 शो द सिस्टम ऑफ द स्टेट इन अ फ्रांस सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। देखो अब इसमें क्या है, इसमें ये जो आपको फिगर 2 दिखाई गई है, इस फिगर 2 में हमें सिस्टम बताया है। जो हमारी इकोनॉमी थी उस समय की फ्रांस की, वो 3 स्टेट में बटी हुई थी। फर्स्ट क्लर्गी, सेकंड नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट। आप देखो बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा वो इसमें आते थे। पीजेंट एंड आर्टिस्ट सेकंड में, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से स्टेट डिसाइड की गई। बट जो थर्ड स्टेट थी ओनली यही क्या करती थी? टैक्स पे करती थी। ठीक है, ये स्टेट क्या करती थी? ओनली टैक्स पे करती थी। बाकी कोई भी स्टेट जो है वो टैक्स पे नहीं करती थी। अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो पीजेंट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर फ्रांस की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे 90% जो जनसंख्या थी वो पीजेंट थी, किसान थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और उनके में से कुछ ऐसे थे जिनके पास थोड़ी सी भूमि थी जिस पर वो कल्टीवेशन करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ऑनड बाय द नोबल्स। जबकि 60% जो लैंड थी वो सेकेंड स्टेट यानी नोबल्स के पास थी। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और जो चर्च और अदर मेंबर थे वो भी थर्ड स्टेट में, जो थर्ड स्टेट के थे वो भी रिचर मेंबर में काउंट होते थे। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज़ द क्लर्गी एंड द नोबेलिटी। देखो 2 स्टेट थी, क्लर्गी और नोबेलिटी, इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द स्टेट। अब वो क्या है? प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। देखो जो 2 स्टेट में क्लर्गी और नोबेलिटी स्टेट में आते थे वो दोनों क्या करते थे? वो बर्थ से, बाय बर्थ ही यानी जन्म से ही उनको पैसा मिल जाता था। ठीक है, पैसा क्यों मिल जाता था? क्योंकि वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते थे तो उनकी जो भी इनकम होती थी वो सेव रह जाती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सेप्शंस फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस ऑफ द स्टेट। द नोबल्स फर्दर enjoyed feudal privileges, the including feudal dues which they extracted from the peasant। देखो अब इसमें सिर्फ यही बताया है कि जो भी उस समय का फ्यूडल प्रिविलेज था, मतलब जो सामंतवाद चल रहा था उसके अंदर जितने भी किसान आते थे सिर्फ और सिर्फ वो किसान जो थे उस सामंतवाद में फंसे हुए थे। पीजेंट वाज ऑब्लिग्ड टू रेंडर सर्विसेज ऑफ द लॉर्ड टू वर्क इन द हाउस एंड फील्ड। अब वो जिस भी जमींदार या सामंत के वहाँ काम करते थे तो वो खेतों में काम करने के साथ साथ उसके घर का भी काम करते थे। टू सर्व इन द आर्मी, टू बी द पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड। वो उनके घरों के बाहर के जो सड़कें बनानी होती थी या अदर सड़कें होती थी वो उसमें भी क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे। आप ये समझ सकते हैं कि जो थर्ड स्टेट थी उस थर्ड स्टेट के अंदर छोटे पीजेंट, जो छोटे छोटे किसान थे, छोटे छोटे दुकानदार थे या छोटे छोटे वर्कर जो डेली मजदूरी, डेली वेजिस पे वर्क करने वाले लेबर्स होते हैं वो थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इन द शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड द टाइट्स। देखो चर्च को जो टैक्स जाता था पीजेंट से, फ्रॉम द पीजेंट, किसान चर्च को जो डायरेक्ट टैक्स दे देते थे उसको हम बोल देते हैं टीट्स। इट्स अ डायरेक्ट टैक्स pay from the peasant to the church. The finally all member of the third state had to pay tax to the state. This include a direct tax called the tile। अब जो स्टेट को सीधा जाता था उसको हम टाइल बोल देते हैं। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच आर लिव्ड टू आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट, तंबाकू। देखो कुछ क्या थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जाते थे किस पे? जो भी एवरीडे की यूज़
के प्रोडक्ट होते थे, जैसे साल्ट, तंबाकू, मैच बॉक्स, समथिंग अदर। द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द साल्ट स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट। अब क्या होता है कि जो फाइनेंस का एक्टिविटी का बर्डन था वो सारा का सारा थर्ड स्टेट पे था। ठीक है, इसमें टैक्सेस के बारे में बताया। टैक्स टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आप इसको समझ सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो हमें डायरेक्टली पे करने पड़ते हैं। आप समझने के लिए अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप खुद यूज़ करते हैं, पे करते हैं, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। बट आप कोई ब्रेड का डिब्बा खरीदते हैं, आपको नहीं पता कि उसमें कौन से टैक्स लगे हुए हैं, तो उसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखो न्यू वर्ड्स। अब आपकी इसमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। लीवरी, यूनिट ऑफ द करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। यानी 1794 में, 1794 में फ्रांस में जो करेंसी बंद हुई उसको बोल देते हैं लीवेर। क्लर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। कुछ लोगों का ऐसा समूह जो चर्च में सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम क्लर्गी बोलते हैं। टीथ आर टैक्स लीव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जितना भी कृषि में उत्पादन होता है उसका 10वां भाग जो टैक्स के रूप में चर्च को दिया जाता है उसको टीथ बोलते हैं। टाइल, द टैक्स ऑफ टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टाइल क्या होता है? जो टैक्स आप डायरेक्टली स्टेट को पे कर देते हैं। स्टूडेंट, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट।